कैपिटल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवालिका। तो 13 मई को मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनौती है कि उसे अपनी सीट बचानी है, तो वहीं कांग्रेस के पास चुनौती है कि उसे अपना कब्जा वापस जमाना है मालवा निमाड़ पर। ऐसे में कांग्रेस का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, इससे खास बातचीत करेंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से। शरद जी हमारे दूसरे स्टूडियो में मौजूद है, वो जीतू पटवारी से बातचीत करेंगे। ओवर टू यू शरद जी। बहुत शुक्रिया शिवालिका। सीधे हम चलते हैं जीतू पटवारी जी की तरफ और उनके लिए एक शेर मुझे ख्याल आता है कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। एहतराम यानी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनका विरोध बहुत तगड़ा है। माना ये भी जाता है कि पार्टी के भीतर भी कुछ उनसे प्रेम करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है और बाहर तो जाहिर तौर पर संख्या अधिक है ही। वो एक ऐसे जुझारू और आक्रामक छवि के नेता हैं जिनसे बहुत उम्मीदें हैं। राहुल गांधी जी के बहुत नज़दीक हैं और ये माना जाता है कि ये भी एक कारण रहा कि राहुल जी चाहते थे कि मध्य प्रदेश में युवा नेतृत्व कमान संभाले, लेकिन मुश्किलें बहुत हैं। एक ऐसे दौर में वो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में कमान संभाल रहे हैं जब मध्य प्रदेश कांग्रेस में चला चली का दौर चला है और बीजेपी में समा जाने की एक जिद है जैसे कांग्रेस के अनेक नेताओं में। लेकिन ऐसे भी नेता कम नहीं है कांग्रेस में जो इस तूफान के सामने भी बहुत मजबूती से खड़े हैं। चलिए सीधे चलते हैं जीतू पटवारी जी के पास। बहुत स्वागत करता हूं जीतू जी आपका। और पहला सवाल मेरा यही है कि इस कदर मुश्किलें आईं कि आसान हो गईं, क्या ये शेर आपको इस समय बिल्कुल दुरुस्त लगता है कि जैसे ही आपने ये दायित्व संभाला मुश्किलों की झड़ी लग गई? हालांकि आप तैयार होंगे, लेकिन आपने भी नहीं सोचा होगा कि जीतू पटवारी जी के कार्यकाल में इतनी ज़्यादा संख्या में, अब ये एक संयोग है कि ये दौर आपके समय हुआ, लेकिन बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं का हुजूम भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। कैसे देखते हैं इसे? नहीं शरद जी, ये मेरे को अंदाजा था और मैं आप चूंकि बहुत सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है, मैं आपके बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जब गए थे, जब 22, 23, 24 विधायक एक साथ 28 चले गए थे। आप कंपेरेटिव में वो बात नहीं करना चाहता, पर मैं जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली, मुझे एहसास था कि बहुत मुश्किलों का दौर है। पर ये भी मेरी जो परवरिश हुई है वो मुश्किलों से लड़ने के लिए ही हुई है। इसी दौर के लिए मुझे चुना गया है और मैं मानता हूं कि मेरा दायित्व है। और ये जरूर है कि मैं जिन लोगों को ने पार्टी छोड़ी, मैं उनका क्रिटिसिज्म नहीं करता हूं, उन पर सिंपैथी रखता हूं, इसलिए कि वो जो लोग कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहकर उनमें कलेजा नहीं था, दृढ़ता नहीं थी, आइडियोलॉजी नहीं थी, नेचुरल है, स्वाभाविक है, वो विपक्ष में काम नहीं कर पाते थे। ऐसे ही जिनको सत्ता चाहिए, अपने परिवार का पालन पोषण चाहिए, सत्ता से पद चाहिए, स्वाभाविक है वो सत्ता के पास रहेंगे। तो मैं मानता हूं कि ये मुझे अंदाजा था और अंदाजे से कम हुआ है। अंदाजे से कम था, आप ये मानते हैं कि जितना अंदाजा आपको था उससे कम था? जी। अक्षय कांति बम, जो बम फूटा इंदौर में, माना गया कि आपके काफ़ी नज़दीकी हैं अक्षय कांति बम, और इंदौर से उनकी उम्मीदवारी में आपका हाथ काफ़ी प्रमुखता से माना गया। किस तरह देखते हैं कि कैंडिडेट चयन में आगे आप और अधिक सावधानी कांग्रेस मध्य प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर बरतेगी? क्योंकि ये बहुत पीड़ादायक भी है, अपमानजनक भी है कि हम देख रहे हैं कि इंदौर में कांग्रेस का कोई नुमाइंदा ही नहीं है जो चुनाव लड़े। नहीं शरद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं बहुत दुखी भी हूं। और ये मेरी चयन प्रक्रिया का व्यक्तिगत हिस्सा नहीं था, पार्टी की चयन प्रक्रिया का हिस्सा था। हमारे सेक्रेटरीज आए थे यहाँ पे, सब नेताओं से 3-3 दौर की बातें की, जो पार्षद का चुनाव लड़े उससे लेके विधायक का चुनाव लड़े उनसे तक। बहुत सा एक नए लड़के को उभारने को लेकर या नई लीडरशिप बनाने को लेकर प्रोग्रामिंग थी। अल्टीमेटली जो हुआ देखा है आपने, ये क्राइम था, ये राजनीतिक माफियागिरी थी। जो लोग, जो जनता, जो परिवार के हमारे इंदौर वासी जिन्होंने बीजेपी को इतना सपोर्ट किया, सहयोग किया,
एक तरह से स्वीकार किया और सर्वविदित है। बट उसके बावजूद जो बीजेपी के नेताओं ने क्राइम किया वो इंदौर की जनता का अपमान है, वोटर का अपमान है, वो उस लोकतंत्र की भावना का अपमान है जो अल्टीमेटली आपको और हमें इस लोकतंत्र से जोड़ती है, देश को जोड़ती है। तो मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से नेचुरल है, स्वाभाविक है, मैं नेतृत्व कर रहा हूं, मुझे दुख भी होना चाहिए, पीड़ा भी होनी चाहिए, चिंता भी होना चाहिए और इसको लेकर आक्रोश भी होना चाहिए। पर ये मेरे साथ साथ जर्नलिस्ट जो चौथे स्तंभ है उसके लिए भी चुनौती है और उसके बाद जनता के लिए भी चुनौती है। जो लोकतंत्र की यही तो मर्यादा खत्म की नरेंद्र मोदी ने। आप देखो शरद जी, मेरी पूरी बात होने देंगे तो कृपा बिल्कुल 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 बोलिए, बेहिचक बोलिए। खतरे में है जी, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, वोट का अधिकार खतरे में है, इंडिपेंडेंसी मीडिया की खतरे में है। ये 75 साल की इस आजादी के बाद 10 साल के मोदी शासन के बाद ये सवाल क्यों है देश के अंदर? लोकतंत्र खतरे का एक तरीका होता है। आप देखो 17 सरकारें नरेंद्र मोदी जी ने चुनी हुई गिरा दी। अब ये देश के लिए खतरा नहीं है? आप ये बताओ कि 500 विधायक खरीद फरोख्त हुए, देश में अपहरण होने लगा प्रत्याशियों का। आप देखो कि 200 से ज्यादा करप्ट लोग जिनको ईडी और सीबीआई ने नेताओं को पकड़ा था वो सब बीजेपी में चले गए। आप देखो कि जो इंडिपेंडेंसी होती है स्वायत्त संस्थाओं की उस पर सवाल नहीं उठ रहा है, वो टोटल कटघरे में आ गई। इंडिपेंडेंसी मीडिया की जो क्यों क्रिटिसिज्म मीडिया का होने लगा इतना, इससे पहले क्यों नहीं था? पहले भी सरकारें थी, पहले भी मीडिया सरकारों के थ्रू चलती थी, पर इस बार गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, विकी मीडिया, एंकरों को गाली दी जाती है। जब रोड पे चलते हैं तो एंकरों को पकड़ पकड़ के लोग गाली देते हैं। क्या कारण है इसका? कुछ एंकर ऐसे बड़े चैनलों के वो फील्ड में नहीं जा पाते हैं, क्या कारण है इसका? तो मैं मानता हूं कि ये सब जो नरेंद्र मोदी एक नया शासन लेके आए हैं जिसमें तानाशाही की ओर देश जा रहा है। क्यों बहस है इस देश में कि क्या रशिया जैसा शासन हो रहा है हमारा, जहां विपक्ष के नेताओं की हत्या हो जाती है, विपक्ष के नेता ही करप्ट होते हैं, विपक्ष के नेता ही जेल जाते हैं, सत्ता में करे हुए लोग दूध और भगवान जैसे होते हैं, दूध के दूल्हे और भगवान जैसे होते हैं। आप ये देखो क्या मैं सवाल करूं जीतू जी आपसे, सरकारी मीडिया हो गई। जी करो जी। मेरा ये सवाल है जीतू जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं लोकतंत्र में वो आपका अधिकार है। आरोप नहीं लगा रहा हूं जी, नहीं मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरा सवाल भी आप सुन लीजिए। 1975 में भी आरोप लगे, 75 में भी आरोप लगे, देश पर आपातकाल थोप दिया गया। उस समय भी ये बात आरोप लगा कि देश के मीडिया पर सेंसरशिप हुई, तमाम अपोजिशन के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, ये आरोप लगे। लेकिन मेरा ये सवाल है आपसे कि इससे लड़ने का तरीका, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं, आप बहुत तमाम आंकड़े गिनाने की कोशिश करते हुए आप चौथे स्तंभ की योग्यता और उसकी क्षमता पर भी सवाल उठा रहे हैं, वो भी आपका अधिकार है। जैसे चौथा स्तंभ है वो अपनी चाल चलेगा, आप भी बिल्कुल अपनी बात कहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका विरोध करना और इसके लिए आपको सामने आकर अपनी बात को जस्टिफाई करना, वो करने के बजाय सिर्फ कोसने तक अगर बात सीमित हो जाए, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ नरेंद्र मोदी जी या उनकी सरकार जिस तरह से जो भी काम कर रही है उसको पूरा देश भी देख रहा है, पूरी दुनिया भी देख रही है, और वो एक निर्वाचित सरकार है, एक लोकतांत्रिक सरकार है, क्या इससे भी आप इनकार करेंगे कि वो चुनी हुई सरकार नहीं है? नहीं, मैंने शरद जी पहले तो कोई सवाल और मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप नहीं, वस्तु स्थिति बताई जी। देश में जो परिस्थिति है उससे अवगत कराया आपके माध्यम से जनता को। रही बात मोदी जी चुने हुए, भरोसा हुआ, 300 से ज्यादा सीटें मिली, किस लिए मिली? इसलिए कि अच्छे दिन आएंगे और नया भारत, न्यू इंडिया बनेगा। तो ये 1975 की आपने बात की, सेंसरशिप थी, घोषित थी, ये अघोषित है। अंतर को आपको समझना पड़ेगा। जब विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया, घोषित डाला गया, ये अघोषित है, अभी डाला जा रहा है, ये अघोषित है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता था कि ये आपको बिल्कुल, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इस देश में 141 नेताओं पर सीबीआई और ईडी के केस हुए, उसमें से 121 बीजेपी में शामिल हो गए, उनसे जांच समाप्त हो गई।
इसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? निष्पक्ष रूप से जरा करके बताएं। आप करके बताएं कि मध्य प्रदेश में जहां हमारा आपका चैनल बहुत बहुत लोकप्रिय है, वहां 265-66 लोकायुक्त के केस लगे, 50-52 केस वापस सरकार ने ले लिए बीजेपी के नेताओं के, अधिकारियों के। या तो लोकायुक्त का गलत था या सरकार ने केस गलत लिए। तो यार अभी 200 पे अनुमति नहीं दे रही सरकार। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का करप्शन को देखने के दो नजरिए क्यों हैं? उधर अरविंद केजरीवाल अंदर है शराब नीति में, उसके 4 मंत्री अंदर है। मध्य प्रदेश में जो शराब नीति थी वो दिल्ली की अक्षरशः एक थी, अक्षरशः एक थी। यहां पर कुछ नहीं हुआ, वहां सब कुछ हो गया। इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे जरा बताएं। आप निष्पक्ष होकर करें। चलो बिल्कुल बीजेपी तो मैं जितनी मेरी बुद्धि है तो जीतू ये जी, देश के लिए खतरा नहीं है। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि डेमोक्रेसी इस मुल्क की ताकत है और हमने पड़ोसी मुल्क या दुनिया के दूसरे मुल्कों की तुलना में अपनी जड़ें और ज़्यादा मजबूत की हैं। आज आप इतनी बातें कह रहे हैं, जो खुलकर कह रहे हैं अपनी बातें, और हम भी आप जो बातें कह रहे हैं उनको दिखा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी ही है, ये लोकतंत्र ही है, ये प्रजातंत्र ही है कि आप देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को लेकर भी आलोचनात्मक स्वर रखते हैं और वो बात कहने से आपको कोई रोकता नहीं है। दूसरी बात मुझे लगता है जो आपने कही कि ईडी ये इनका देश की एक न्यायपालिका है। अरविंद केजरीवाल उसी खिड़की से, न्यायपालिका की उसी सर्वोच्च खिड़की से निकलकर जमानत पर वो बाहर आए हैं और अपनी बात कह रहे हैं। और आते ही उन्होंने जिस तरह के हमले बोले हैं वो आपने भी सुने हैं, हमने भी सुने हैं। मुझे लगता है कि नाउमीदी की इतनी बड़ी बात नहीं है जितना इसको नाउमीदी के तौर पर देखा जाए, क्योंकि विपक्ष है इस देश में, बहुत मजबूत विपक्ष है। आप हैं, राहुल गांधी हैं जो अपनी बात कह रहे हैं, और तमाम मीडिया का भी वो स्वर है जो अपनी बात कह रहा है। नाना प्रकार के उसके रूप और स्वरूप हैं। तो इसको इस रूप में भी प्रस्तुत करना कि बहुत निराशाजनक स्थिति। मैं थोड़ा आपसे विनम्रता से यहाँ सहमत हूँ। बहरहाल मैं अगले सवाल की तरफ लौटूंगा, आपकी तरफ। ये बताइए कि अगर आप इंदौर सीट से चुनाव लड़ते तो समीक्षक भी मानते हैं, और उमंग सिंगार जी से भी जब हमारी बात हुई थी कुछ दिन पहले तो उन्होंने भी कहा था कि मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं कि बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना था। हम समझते हैं कि चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, उमंग जी की है, इसलिए पार्टी के आला कमान ने आपको इससे अलग रखा। लेकिन आज अगर जीतू पटवारी इंदौर में होते, भले ही वो समय ना दे पाते, प्रचार के लिए एक ही दिन आते इंदौर में, लेकिन ये स्थिति नहीं बनती जो अक्षय कांति जी की वजह से बनी। जी शरद जी, मैं पूरे मध्य प्रदेश के सभी परिवारजनों से ये आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं पार्टी के अंदर की एक अपनी सिचुएशन होती है, मैंने उसको कभी बाहर एज ए अध्यक्ष तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए, पर मैंने खूब कोशिश की थी कि मैं चुनाव लड़ूं। पार्टी का निर्णय सर माथे पे था, मैंने कभी ना नहीं किया, डिनाई नहीं किया। और मैं लोकतंत्र में चुनाव वाला लीडर हूं, मैं पीछे वाला नेता नहीं हूं। संगठन के साथ साथ में पब्लिक के कनेक्शन को आत्मसात करने की कोशिश करता हूं। तो बात सही है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं जैसा आप सोचते हैं। 1 सेकेंड, आपने कहा कि फ्रीडम है आपको ये बात कहने का, ये फ्रीडम ही की तो चिंता हो रही है कि मौलिक अधिकारों का जो बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस पार्टी ने इस देश के नागरिकों को हक दिया, उसका ही धीरे धीरे उसको मिनिमाइज किया जा रहा है। मैं इसी की चिंता मैंने आपके सामने रखी थी, आपके माध्यम से रखी थी। तो मैं मानता हूं कि जो आपने कहा फ्रीडम है आपको बात करने का, ये फ्रीडम है मीडिया को बात करने का, ये फ्रीडम है, बिल्कुल सही है, फ्रीडम है। पर फ्रीडम के तरीके को जस्टिफाई कैसे किया जाता है? आपको पता है, अभी सुभाष चंद्रा एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के मालिक हैं, मुझे लगता है उन्होंने कहा कि हम ऐसी बातें ना करें 180 देशों में मीडिया जी जीतू जी, वो क्या विषय है, क्या कारण है, उसका जिक्र यहाँ करना उचित नहीं होगा मुझे लगता है। जी नहीं, मैं सर ये बात तो मुझे कहनी पड़ेगी। आप इसको इस तरीके से, मतलब मेरा भी अधिकार है आप पे। मेरा अनुरोध ये है कि मीडिया भी अब ये महसूस करने लगी है कि जो मीडिया का फ्रीडम है वो 180 देशों में हम 159 नंबर पे हैं, तो इसका मतलब है हम 160वें नंबर पे है। तो इसका जो हम चिंता जाहिर कर रहे हैं ये वाजिब है,
ये मैंने ही नहीं कहा, ये देश के दुनिया के जो इंडेक्स बने उनने कहा। तो इसलिए ये बात कहनी पड़ रही है। और रही बात आपने कहा जो इंदौर की सिचुएशन को लेके, मैंने बिल्कुल, ये एक तरह से राजनीतिक रूप से क्राइम है, ये माफियागिरी। इंदौर का चरित्र ऐसा नहीं, माँ अहिल्या का जो चरित्र है, उसके संस्कार, उनने उनके बेटे को बुराइयों के लिए चुनवा दिया। यहाँ कई बार सांसद चुनी गई सुमित्रा महाजन जी, बहुत रिस्पेक्ट थी, बहुत अच्छी महिला है। यहाँ प्रकाश चंद्र सेठी जी भी हुए। सत्ता के बल का, अर्थ के बल का, प्रशासन के बल का इस तरीके से माफियागिरी चलाना, ये बॉम्बे में देखा सुनना हमने पहले, या इंदौर में तो नहीं हुआ ऐसा। ये तो संस्कारों का शहर है, ये स्वच्छता में। लेकिन जीतू जी, यहाँ ये सवाल भी तो है बराबर की नैतिकता और मूल्य। ठीक है, आपका आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो उन सब का अपहरण कर रही है। आप बार बार ये आरोप दोहरा रहे हैं, अपहरण कर रही है। लेकिन अपहरण क्या जबरन घर से घसीट कर ले जा रही है अक्षय कांति बम को? ठीक है, आप कुछ जगह कहते हैं आईटी, ईडी, इनसे डराया जा रहा है। क्यों डर रहा है व्यक्ति? अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है तो वो क्यों डर रहा है, क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? और वो पार्टी जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी है, उसके लोग, बड़े बड़े नाम है, मैं यहां नहीं लेना चाहूंगा वो नाम, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कपिल सिब्बल किनारे चले गए, गुलाम नबी आजाद किनारे चले गए, आपके यहाँ G24 नाम का एक अजीब सा राजनेताओं का एक, क्या ये सारे लोग हैं? ये कितने लोगों ने किस किस तरह से सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, क्या सारे नेता डरकर चले गए हैं बीजेपी में? शरद जी, मैंने कहा कि जो गए, मैं उस पर कोई क्रिटिसिज्म और मैंने कभी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। मैंने शुरुआत में आपसे अनुरोध किया था कि दो तरह के लोग होते हैं राजनीति में। एक सत्ता के पास रहकर अपना और अपने परिवार की राजनीतिक सुरक्षा समझते हैं, पारिवारिक सुरक्षा जी जी। चलिए, दूसरा हिस्सा उस पे मेरा पूरा होने दे। दूसरा हिस्सा उस पे मेरा पूरा होने दे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलें बोलें बोलें। उस पर एक काम करते हैं जी। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, मैं एक एक का नाम लेके जो लोग गए, अगर उनकी आप एक एक की हिस्ट्री निकालेंगे कि ये क्यों गए, तो सबका कारण कुछ न कुछ सरकार से जुड़ा हुआ मिलेगा, एक भी बचा हुआ नहीं है। अब आपने कहा कि क्या फिर ऐसे खराब लोग या ऐसे कमी वाले लोगों को आपने आपकी पार्टी में थे? ऐसा कौन संसार में है जिसमें कुछ न कुछ कमी नहीं है? जब हम सरकार में थे, जब आपको लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, तब लगभग 70 लोगों ने 1-1 हजार 500 गाड़ियां लेके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। हमने उनको 20-20 हजार की मालाएं पहनाई थी। आपने कवर किया था शरद जी, आपकी बंसल न्यूज रोज बताता था, याद है आपको? बिल्कुल याद। और जब वो रिजल्ट क्या हुआ, इन आने जाने वालों से वर्कर पे कोई असर नहीं आता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे पास एक सीट थी, हमारे पास 34% मत थे लोकसभा में। हम दोनों में अपर साइड जाएंगे। अपर साइड नहीं, अच्छे, आप भी तारीफ करोगे, ईश्वर चाहेगा तो हमें भी तसल्ली होगी। हमें आधा हिस्सा चाहिए, पर मध्य प्रदेश की जनता बदलाव करेगी। मैं मानता हूं कि मुझे खराब परिस्थितियों में यह अवसर दिया, ये योग्यता थी, भगवान ने, ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा। मैं भी दिन रात कोशिश करता हूं उस भावना को जीने की, संघर्ष करने की, परिस्थितियों से लड़ने की। मैं मानता हूं कि ऐसी परिस्थिति में जो बेस्ट होगा वो करेंगे। जीतू जी, आप बहुत सच्चाई के बड़े नज़दीक रहते हैं हमेशा। राजनीति में बहुत कठिन है सच बोलना, लेकिन मैंने आपको हमेशा देखा, इसीलिए कई बार आपका इंटरप्रिटेशन बड़ा अलग भी मान लिया जाता है, क्योंकि आप अभी भी उस पृष्ठभूमि को जीते हैं अपने भीतर, जहां बहुत ज़्यादा बनावट और इधर उधर की चीज़ों का मुलम्मा व्यक्ति अपने ऊपर लपेट कर नहीं चलता। लेकिन मुझे बताइए, बिल्कुल सच्चाई से, संकेतों में ही बता दीजिएगा, जैसी आपकी मर्जी, और नहीं भी बताएं तब भी कोई हर्ज नहीं है, कि एक समय ऐसा नहीं था कांग्रेस में जब आप भी किनारे हो गए थे, आपका भी मन थोड़ा सा व्यथित था, लेकिन आप एक अनुशासित सिपाही हैं पार्टी के, तो आपने इस दर्द को पी लिया, जुबान को सी लिया, कुछ कहा नहीं। लेकिन जो समझते थे दिल्ली में आपके सबसे बड़े रहनुमा, आपके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई मित्र राहुल गांधी, उन्होंने आपकी बात को समझा हमेशा, और यही आपकी उम्मीद की किरण थी। क्या मैं सही हूं? नहीं शरद जी, मैं आपकी बात से, मतलब मैं, आपने अभी कहा कि मैं सच्चाई से स्वीकार करता हूं, बात सच्चाई से स्वीकार कर रहा हूं। मैं कभी भी अपने आप को असुरक्षित या एक तरफ
एक तरफ किनारे किया हुआ व्यक्ति नहीं समझा। सार्वजनिक जीवन में जरूर नहीं होता है कि सब चीज हमारे माध्यम से हो, सब परिस्थिति जब जो हो हम सेंटर पॉइंट रहे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, न होना चाहिए। मैंने बार बार जब से अध्यक्ष बना हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं अध्यक्ष पार्टी की जिम्मेवारी के रूप में मेरे ऊपर है, पर नेतृत्व सामूहिक है। तो मैं जब ये कहता हूं तो हम सब है। ऐसे ही पिछली बार भी था, जब हमारे नेता थे कमलनाथ जी, हमने उनके नेतृत्व में काम किया। ये जो जिम्मेवारी उस समय भी मुझे मिली, मुझे हर जगह बीच में रखा गया, हर जगह में रहा। ये स्वाभाविक रूप से मीडिया का एक चलन था कि जीतू पटवारी को थोड़ा साइड लाइन, ऐसा मुझे नहीं लगता था। मुझे लगता था कि मैं मेन स्ट्रीम में ही हूँ, और मैं नहीं भी रहूं तो मैं कार्यकर्ता हूँ। मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी में, सबको तो सब जगह नहीं मिल सकती ना। तो मैं मानता हूं कि मैं आपकी बात का सम्मान भी करता हूं और आपकी बात को डिनाई भी करता हूं। जी, ये आपका अधिकार है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब आपको पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी दी गई तो ये बात बिल्कुल ठीक थी कि एक युवा नेतृत्व का अवसर दिया गया, और ये सही समय था, भले ही चुनौतियाँ बहुत थीं। ये माना जाता है कि आपके यहाँ अगर ये व्यवस्था बहुत मजबूती से अपनाई जाती, बिना ये देखे कि किसको अच्छा लग रहा है किसको बुरा लग रहा है, क्योंकि चुनौतियां तो रहेंगी। आपने जिक्र किया इसके पहले कि उस दल बदल का मीडिया जिक्र नहीं करता है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अगुवाई में हुई थी, और जिसमें 26-27 मंत्री भी चले गए, मंत्री भी शामिल थे और विधायक भी शामिल थे। लेकिन उस समय अगर सिंधिया जी को सुन लिया जाता, और जो शायद अगर वो मुख्यमंत्री पद की तरफ बढ़ना चाहते थे, मुझे नहीं मालूम, अगर वो दायित्व उनको दे दिया जाता तो ये दल बदल नहीं होता, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। तब शायद कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का एक समन्वित गुट पार्टी से विरोध जताता, या कोई चुनौतियां हमेशा रहती हैं, लेकिन संवाद एक ऐसी प्रणाली है जो विवाद को रोकती है। क्या आप कह सकते हैं कांग्रेस में वो प्रणाली पूरी तरह मजबूत है? नहीं, मैं बना जब से है, मेरे पहले भी थी। मैं मानता हूं कि मैंने कहा कि एक भी टिकट ऐसी नहीं हुई जिसमें मेरी पर्सनल डिसलाइक लगी। जो सबसे बेस्ट था वो सबने मिलकर निर्णय लिया। ये इस बार कन्वर्सेशन बहुत हेवी हुआ प्रत्याशियों पे, इंदौर पे भी हुआ जी। इंदौर भी मेरी पर्सनल पसंद नापसंद नहीं थी। इंदौर में थाट था, विचार था कि हम नए लड़के को डेवलप करें, किसको करें, उसमें 5-6 नाम थे। तो स्वाभाविक तौर पे मैंने कहा कि हर परिस्थिति से सीखा जाता है। मैं किसी को व्यक्तिगत क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, पर यह जरूर है कि अल्टीमेटली व्यवस्था ऐसी बनेगी शरद जी, तो सोचना पड़ेगा इस देश में कि आखिर देश किस ओर जा रहा है, तो किस ओर परिस्थितियां जा रही, किस ओर प्रदेश जा रहा है। मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम विपक्ष में पूरी ताकत से, दृढ़ता से अपनी बात कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मीडिया भी उसको अटेंशन मिले और जनता को भी ये लगे कि हाँ, विपक्ष अपना काम कर रहा है। जनता को अपने विचार हम देते रहते हैं। बहुत से तरीके होते हैं जो स्मूथ तरीके से थोड़ा डेमो, मतलब एक तरह से सोफिस्टिकेटेड बोल के, या थोड़ा अलग तरीके से साहित्यिक बोल सकते हैं। पर मैं मानता हूं कि सबके अपने तरीके होते हैं। मेरा तरीका है सीधे सवाल करने का। हो सकता है उसमें कुछ कमी हो, सुधार भी होगा, पर सीधे सवाल नहीं करेंगे, गोलमोल करेंगे तो फिर विपक्ष के साथ। जी, बिल्कुल ठीक। विपक्ष का काम है सरकार को अपने आईना दिखाना। रही बात सिंधिया जी की, वो क्यों गए मुख्यमंत्री बनते, मैंने जैसा कहा वो भी उसी श्रेणी में है जिनको सत्ता के पास रह के सुविधा के साथ राजनीतिक जीवन जीना है। नेचुरल है, स्वाभाविक है, उनने वो किया। जी जीतू जी, आपने अभी बात की कि मैं बहुत हाँ जी, आवाज मिल रही है मेरी आप? हेलो जी, आवाज आ रही? हेलो। हाँ, मैं फिर कोशिश करता हूं कि हम कनेक्ट करने की कोशिश करें आपको। तो जीतू पटवारी जी हमारे साथ लगातार बने हैं, और तमाम वो सवाल जो आपके जहन में भी हैं, जो उस तरफ बैठे हैं, और हमारे मन में भी कई सवाल हैं कि किस तरह से कांग्रेस इस चुनौतीपूर्ण समय में आगे बढ़ेगी, और इन चुनौतियों का सामना करते हुए, जबकि अब एक दिन बाद ही हम चौथे चरण के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव को मुकम्मल करेंगे, तो किस तरह से ये चुनौतियां आगे बढ़ेंगी और किस तरह से, क्योंकि ये सब जानते हैं कि लोकतंत्र के दो बहुत ही महत्वपूर्ण पहिए हैं, पक्ष और विपक्ष, और इन दोनों ही पहियों में हवा सहित
तमाम चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, तभी ये लोकतंत्र की गाड़ी बहुत तेज़ दौड़ेगी और जनता जो इसमें सवारी कर रही है, ये जनता अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपने दायित्व को अच्छे तरीके से निभाएं। जी जीतू जी, अगला मेरा सवाल ये है, आपने जो बात कही कि आप लाग लपेट या बहुत मुलम्मा चढ़ा के नहीं बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड तरीके से नहीं बोलते हैं, क्या यही वजह है कि कई बार आपकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं कि आप जिस तरह के हास परिहास की तरफ जाने की कोशिश करते हैं? अभी इमरती देवी जी का एक मसला उठा जिसमें आपने जो टिप्पणी की वो आपने कहा कि मेरी बात को गलत संदर्भ में रखा गया, फिर आपने उसको, हालांकि उस विषय का मैं मानता हूं कि पटाक्षेप हो चुका है क्योंकि आपने बड़े मन से माफ़ी मांग ली और उन्हें बड़ी बहन और मातृतुल्य बताया, लेकिन फिर भी क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बोलते समय हर व्यक्ति को, चाहे वो शरद द्विवेदी हो या जीतू पटवारी हो, पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। जी, अब कोई महत्वपूर्ण मैसेज है आपके मोबाइल पर? नहीं, मैंने कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था आपको बताने के लिए। जी जी जी, तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये कह के डरा दिया था मुझे कि एंकर्स की पिटाई होने वाली है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा जी। मैंने ये कहा कई जगह हम ऐसे एक्सीडेंट देखते हैं कि जो बड़े चैनलों के एंकर है वो इतने बायस्ड हो जाते हैं कि जब पब्लिक में जाते हैं तो उनका विरोध होता है। जी, मेरा ये मादा था, आप हर चीज को अगर इस तरीके से लेंगे, शरद जी से अच्छा। सर, मैंने आप ही की तरह हास परिहास के लिए ये बात कही थी, और मेरी बात भी ऐसा लगता है, ईश्वर न करे कि उसी विवाद में फिर मेरे को बोलने, मुझे बोलने दे आप। हाँ, बोलें सर, क्योंकि शरद भैया एक ऐसे नाम है जिनका रिस्पेक्ट है हमारी जर्नलिज्म में, और मैं मानता हूं कि मुझे आज तक पूरे जीवन में एक भी व्यक्ति, आम आदमी, नेता या कोई अधिकारी या कोई जर्नलिस्ट नहीं, आम आदमी भी नहीं मिला जिन्होंने तारीफ नहीं की और शरद भैया की। तो मैं तो आपका तो बहुत मुरीद हूँ, मैं आपके लिए नहीं बोल सकता हूँ ऐसा। जी 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 जी, चलिए बहुत शुक्रिया। कंक्लूड करूंगा इस सवाल के साथ, आगे की चुनौती आप किस तरह देखते हैं जीतू जी, और कितना आपका दावा है अब, क्योंकि हम एक दिन बाद मतदान के समापन की तरफ बढ़ेंगे और ये मालवा निमाड़ का, यानी आपके होम टाउन इंदौर सहित आपके ही रीजन का ये महत्वपूर्ण मसला है, कितना आप देखते हैं? क्योंकि दावे कांग्रेस की तरफ से भी बहुत हैं, बीजेपी तो 400 पार का दावा कर ही रही है, कांग्रेस के दावे पर मैं फोकस रहूंगा। किस तरह देखते हैं? आपने चुनाव पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की है और समीक्षक भी ये मानते हैं कि कुछ जगह आपने, जैसे दिग्विजय सिंह जी को राजगढ़ में देकर चौंकाया है, कमलेश्वर पटेल जी को सीधी में देके आपने लड़ाई अच्छी की है, प्रवीण पाठक जी ने ग्वालियर में चुनौती अच्छी दी है, मुरैना के लिए भी चुनौती अच्छी मानी जा रही, किस तरह देखते हैं और क्या दावा है आपका? नहीं शरद भैया, मैं बहुत ईमानदारी से, 4 सीट ऐसी थी जिसमें इंदौर की भी एक सीट है जहां हम वैसा इलेक्शन जैसा हमें जाना था वैसा नहीं जा पाए। बची हुई 25 सीटों पे हमने बहुत अच्छे से इलेक्शन लड़ा है। हमारी हर पार्टी की ABC 3 कैटेगरी की सीट होती है मानसिकता के आधार पे। हमारी जो A कैटेगरी की सीट है आज की डेट में वो है करीब 8 से 9, और जो B कैटेगरी की सीट है वो है 15। मैं मानता हूँ ऐसे में जब रिजल्ट आएंगे तो हमें आशा है कि जो 10 साल बाद मोदी जी ने डिलीवर किया उससे लोग निराश थे, और जो हमारे 5 न्याय की भावना थी वो बहुत प्रबल थी। राहुल गांधी जी का जिस तरीके से एक तरह से संघर्ष का पूरा 10 साल रहे उसको भी लोगों ने अब स्वीकार किया है। रही बात जो मोदी गारंटियां 23 में हुई थी वो भी धोखा था, तो उसका भी असर हुआ है। अल्टीमेटली किसानों के ऋण की बात हो या युवाओं की नौकरी की बात हो या बहनों को 8,500 की बात हो, ये तीनों चीज़ें बहुत प्रबलता से पब्लिक में गई है, तो अच्छा, आशा से अच्छा रिजल्ट निकलेगा। रही बात इसकी कि जैसा मैंने पहले भी कहा, बार बार मैं कहता हूँ, दावा और अहंकार दोनों मेरे स्वभाव के विपरीत है, मैं इसको कभी नहीं करता हूँ, कभी मेरे लिए भी नहीं कहा मैंने। पर मैं मानता हूं कि अब की बार जब 29 पार की बीजेपी बातें मध्य प्रदेश में कर रही थी, अब वो अब की बार 19 पार भी नहीं बोल पाते हैं। जैसे जैसे चुनाव के 1-2 चरण हुए, जरूर हम हारे थे तो निराश थे, पहले चरण में असर भी था उसका, पर दूसरे तीसरे चौथे चरण में
पार्टी का जो अपर साइड हमारा जो एग्रेशन था, हम मुरैना सीट जीत सकते हैं, हम ग्वालियर जीत सकते हैं, हम भिंड जीत सकते हैं, हम राजगढ़ जीत सकते हैं, हम उज्जैन जीत सकते हैं, हम इधर जो मालवा की है बड़वानी और धार और झाबुआ तीनों सीट जीत सकते हैं। फिर हम इधर नीचे जाएं तो सीधी सतना जीत सकते हैं, फिर हम मंडला छिंदवाड़ा जीत सकते हैं। मतलब मोटे तौर पे अच्छा इलेक्शन हुआ है। जी, कंक्लूड कर रहा हूँ इस सवाल से, बीच में बड़ा और मैंने भी कोशिश की करीब 140 से ज्यादा सभाएं लेके कि पार्टी के वर्करों को हम अच्छे से मोबिलाइज करें, प्रयास था। आखिरी सवाल है मेरा, ये खत्म करूंगा इससे। बड़ा खूबसूरत वीडियो था आपका उमंग सिंगार जी का, गाड़ी में आप जा रहे हैं, पहले उमंग सिंगार जी कुछ कह रहे हैं, फिर आप कुछ कह रहे हैं, मुझे बैकड्रॉप में वो गाना सुनाई दे रहा था, ये दोस्ती, क्या कहेंगे जी? नहीं, मैंने जैसा कहा कि उमंग जी को जिम्मेवारी मिली है नेता प्रतिपक्ष की, मुझे जिम्मेवारी मिली है एज ए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। पर इस हमारे जैसे 20-25 लोग और हैं जो मध्य प्रदेश को लीड करते हैं। नेतृत्व सामूहिक है, नए लोगों की जगह के साथ है, नई पार्टी, नए विचार, नई सोच, नए युवाओं को साथ में लाके आगे बढ़ने की सोच है। तो स्वाभाविक जो रोज घटनाक्रम अखबार टीवी में आता है कि अलग अलग तरह की बातें, मैंने जैसा शुरू में कहा कि कोई मेरी लाइक डिसलाइक नहीं थी एक भी टिकट पे, मेरी पसंद नापसंद का विषय सबसे अच्छा क्या हो सकता है वो था। तो वो अखबार अलग अलग तरीके से देते थे, मीडिया। तो मैंने एक तरीका ढूंढा कि ये इससे अच्छा कोई मैसेज शायद नहीं हो कि हम इस तरीके से दोनों ही बात करके सबको समझा दें कि ये झूठ और ये भ्रम जो बीजेपी फैला रही है इसमें मीडिया को नहीं आना चाहिए। चलिए, आपके वीडियोस का इंतज़ार रहेगा ऐसे ही, क्योंकि ये आपने एक माध्यम भी चुन लिया है कि अगर कहीं कोई ऐसा मसला उठता है तो आपका एक वीडियो सामने आ जाएगा, तो अच्छी बात है। अपनी बात पहुंचाने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। जीतू पटवारी जी, मैं बहुत शुक्रिया करता हूं इस बातचीत के लिए, आपको शुभकामनाएं देता हूं आपकी राजनीतिक यात्रा के लिए, और लोकसभा चुनाव के लिए आपको भी बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी को, जो दो मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं मध्य प्रदेश में, आप दोनों को ढेरों बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। तमाम बातें उन्होंने कही हैं, फुल ऑफ एलिगेशन वो रहे हैं, जो उनका अधिकार है लोकतंत्र में। वो मानते हैं कि मध्य प्रदेश में कम से कम 1 दर्जन तो नहीं, आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें ज़रूर हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस कड़ी चुनौती दे रही है। उनका कहना है कि उनकी बात को कई बार गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक साफ जहनियत के, खुले मन के नेता हैं, और लाग लपेट या सोफिस्टिकेशन के तरीके से वो अपनी बात नहीं कहते हैं। वो उम्मीद करते हैं, वो ये बार बार ये आरोप लगाते हैं कि विपक्ष में नेताओं को दबाया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है, और लोकतंत्र की लड़ाई, उनका ये भी दावा है कि कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो ख़ास मुलाकात ही कह लीजिए जीतू पटवारी जी से इस बातचीत के लिए। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन बंसल न्यूज़ पर बने रहिए, क्योंकि खबरों का सिलसिला इस खूबसूरत रविवार के साथ लगातार। चुनाव मतलब बंसल न्यूज़, और खबर मतलब बंसल न्यूज़, बहुत विनम्रता से देखते रहिए बंसल न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।